दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 28 मई की करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मेजर करंट अफेयर्स है उनको डिटेल रूप में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी से निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। और ये भी कहना है कि जब आप ये पूरी करंट अफेयर्स को देखें तो वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है मेजर करंट अफेयर्स को जो है आज की वो छूट सकती है, जो कि हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर एक नए छात्र वीजा साक्षात्कारों पर रोक लगा दी है। अब ये रोक लगाई है ट्रंप जी ने। तो ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में अमेरिकी राजदूतों के अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीज़ा के लिए नए साक्षात्कारों की योजना बनाने से रोक दिया है। विदेश मंत्रालय ने काउंसलर सेक्शन को अतिरिक्त छात्र या एक्सचेंज वीज़ा अपॉइंटमेंट जोड़ने से रोकने का निर्देश दिया है। तो जो नए छात्र हैं जिनका एडमिशन मान लीजिए हुआ है किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अमेरिका में, और वहाँ पर अगर वो लोग पढ़ने जा रहे हो तो उनको वीज़ा पर रोक लगा दी गई है उन स्टूडेंट्स के। तो एक बहुत बड़ी ये खबर है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह निर्णय उन छात्र वीज़ा पर लागू है जिनकी आवश्यकता अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए होती है। इस फैसले से वीज़ा प्रोसेसिंग में लंबी देरी हो सकती है, जिससे छात्रों को नुकसान हो सकता है। विदेशी छात्रों का अमेरिकी या अमेरिका की अर्थव्यवस्था में या महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें पिछले साल 43.8 बिलियन डॉलर का योगदान हुआ था। 43.8 बिलियन डॉलर का योगदान वहाँ पर हुआ था। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को लेकर के जो विदेशी लोग जाते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था को ही उससे फ़ायदा मिलता है, लेकिन फिर भी जो वीज़ा है उस पर रोक लगा दी गई है स्टूडेंट्स के लिए। काउंसलर अधिकारी जो हैं यह जांचने की कोशिश करेंगे कि आवेदकों के सोशल मीडिया पोस्ट में कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अब स्टूडेंट्स के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी जांचा जाएगा कि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के कोई खतरा तो नहीं है अमेरिका में। तो ये मेजर न्यूज़ है। अब इससे जो है स्टूडेंट्स को बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है या फिर वहाँ की कोलंबिया यूनिवर्सिटी है या और भी कोई यूनिवर्सिटी है, तो उसमें जैसे ख़ास तौर से जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, उन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में, वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत करने के बाद उनसे सिलेक्शन पाते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद अगर उनके वीज़ा पर रोक लगाई जाती है तो ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नेक्स्ट आते हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। ये 3 पुरस्कारों को द्रौपदी मुर्मू जी ने जो दिया है, कल सम्मानित किया है लोगों को। तो इसमें पद्म विभूषण पाने वाले 7 लोग हैं, जिसमें है श्री दुव्वर नागेश्वर रेड्डी, ये मेडिसिन से हैं तेलंगाना में। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हैं जगदीश सिंह खेहर, ये सार्वजनिक मामलों में चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, इनको पद्म विभूषण मिला है। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, इनको कला के क्षेत्र में गुजरात में की हैं, ये इनको पद्म विभूषण दिया गया है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है कला के क्षेत्र में, ये लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है ये वायलिन बजाते हैं, तो इनको कर्नाटक के हैं, ये इनको मिला है। फिर एम.टी. वासुदेवन नायर, इनको पोस्टमसली या मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये केरल के हैं, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ओसामू सुजुकी जो हैं इनको भी पोस्टमसली व्यापार और उद्योग
में, जापान में। बेसिकली ये सुजुकी कंपनी के सीईओ रहे हैं, तो इनको भी व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फिर है शारदा सिन्हा, श्रीमती शारदा सिन्हा, नाम बहुत प्रचलित है। इनको भी मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, बिहार की हैं ये, इनको भी इस सम्मान से शोभित किया गया है। पद्म भूषण जो है ये 19 लोगों को मिला है और पद्म श्री 113 लोगों को मिला है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, जो नाम पद्म विभूषण के हैं पूछे जा सकते हैं। शारदा सिन्हा, जो हम लोग जानते हैं कि शारदा सिन्हा का जो एक ओल्ड मूवी है नदिया के पार, या फिर मैंने प्यार किया में एक गाना है, तो वो गाना भी उन्हीं ने गाया है। नेक्स्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज यशवंत वर्मा को के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की संभावना बढ़ गई है। अभी तक कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का किसी को जो है महाभियोग की संभावना नहीं हुई है, या होने से पहले ही जो है जज ने जो है वो क्या कर दिया है, अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। यहाँ पर जो है यशवंत वर्मा जो है, इनका नाम भ्रष्टाचार के मामले में उठा, और ये जो है कि इनको जब ये भ्रष्टाचार का मामला, तो इनके घर में जो है जले हुए नोट मिले, तो इससे जो है ये मामला और भी उजागर हुआ। और उसके बाद जो है यशवंत वर्मा ने महाभियोग की प्रक्रिया के लिए सरकार ने लगभग मन बना लिया है। अभी तक विपक्षी दलों ने इस पर अपनी सहमति नहीं बताई है, तो उसको भी कॉन्सेंसस में लेना है और उसके बाद में ये तय किया जाएगा। तो ये जो एक्चुअल में इनको लेकर के एक टीम गठित की गई है। तो महाभियोग की प्रक्रिया एक्चुअली में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग है, वो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। परंतु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं या चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया गया है संविधान में, बल्कि ये कहा गया है उसी तरह से हटाए जाएंगे जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति हटाए जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो महाभियोग उसको बोला जाने लगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच पैनल है। इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ में आरोपों पर सत्यता पाई गई है और उनके सरकारी आवास पर 14 मार्च को लगी आग से भारी मात्रा में नकद नोट पाए गए थे, जले हुए नोट पाए गए थे। तो इस फैसले को लेकर के पैनल में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश GS संदवालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनु शिवरामन, ये 3 लोग जो हैं इनको लेकर के एक कमेटी गठित करी गई है, एक पैनल गठित किया गया है जो इस मामले की जांच कर रहा है। ठीक है, तो ये शामिल थे पैनल में। न्यायमूर्ति वर्मा से इस्तीफ़ा देने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। उसके बाद में उनको 20 मार्च को ट्रांसफ़र किया गया था। 5 अप्रैल को उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ भी ले ली, परंतु उन्होंने उसके बाद में कोई कार्य उनको नहीं दिया गया। महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों के 100 प्रस्तावक होने चाहिए, याद रखिएगा, और यहाँ पे 100 सदस्य होने चाहिए और अनुमोदक होने चाहिए। तो ये 100 है, इसमें 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, और साथ साथ में क्या होना चाहिए, 14 दिन का नोटिस होना चाहिए। 40 डेज प्रायर नोटिस दिया जाता है कि आपके खिलाफ में महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है, राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। तो उसके 50 से यहाँ पे 50-50 करके ये प्रस्तावक और अनुमोदक हैं, तो वो जो है यहाँ पर 25-25 हो जाते हैं। फिर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है किसी भी
राष्ट्रपति को हटाने के लिए, या फिर कह सकते हैं उसी विधि से, राष्ट्रपति जिस विधि से हटेंगे उसी विधि से सुप्रीम कोर्ट के या फिर किसी भी हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। अगर इनके मामले में अगर ये जो है संवैधानिक रूप से अपनी जो है पदवी का जो उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हुई है उसको नहीं निभा पाते हैं, या फिर इनके खिलाफ में कोई भ्रष्टाचार या संगीन मामला होता है, तो उस केस में 14 डेज़ का नोटिस जो है लगभग सभी को दिया जाता है। जिस व्यक्ति को भी हटाया जाता है जो संवैधानिक पद पे है, और उस व्यक्ति को जो है सुप्रीम कोर्ट का 14 डेज़ का नोटिस जो है दिया जाता है। अब महाभियोग प्रस्ताव को पारित होने के बाद एक 3 सदस्यीय जो समिति है, जो मैंने बताई है 3 सदस्यीय समिति, 3, एक तो शील लागू, GS संदवालिया और अनु शिवरामन, ये जो है ये बनाई गई है। तो रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाएगा, न्यायाधीश की बर्खास्तगी पर बहस होगी, और उस बहस में टोटल का 50% प्लस जितने प्रेजेंट होंगे उसका 2/3 बहुमत जो है, वैसे अगर वो पारित हो जाता है एक सदन में, फिर उसके बाद दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है अगर ऐसा मामला, ये महाभियोग का प्रस्ताव, तो फिर निश्चित बात है कि जज को अपनी जो मर्यादा को जो है देखते हुए उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, या फिर पद से उनको हटा हुआ मान लिया जाता है। तो ये एक बड़ी बात है कि जस्टिस वर्मा ने अभी तक जो है, यशवंत वर्मा ये हैं, इनको हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, और उससे पहले उनसे कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दिए, तो उन्होंने इस्तीफ़ा देने से भी मना कर दिया गया। तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, क्या न्यूज़ आती है आगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। कपिल सिब्बल ने भारत के उद्योगपतियों से 50 करोड़ रुपए जुटाए हैं ताकि वकीलों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस नीति शुरू हो सके। तो कपिल सिब्बल कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, और उसके साथ साथ कपिल सिब्बल जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। एक मिनट रुकिएगा। तो कपिल सिब्बल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। तो कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के सदस्यों के लिए, तो बार एसोसिएशन के सदस्यों के लिए, या कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जो वकील हैं उनके लिए बीमा योजना बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए जुटाए। अब ये 50 करोड़ रुपए इन्होंने इंडस्ट्रीज से लिए, उद्योगपतियों से वसूले हैं। उसमें अडानी भी शामिल हैं, मुकेश अंबानी भी शामिल हैं, और कुमार मंगलम बिरला भी शामिल हैं, लक्ष्मी मित्तल भी शामिल हैं, और साथ साथ में समीर मेहता, ये सब बड़े नाम हैं। तो उद्योगपतियों में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिरला, लक्ष्मी मित्तल और समीर मेहता जैसे बड़े नाम शामिल हैं। SCBA के नए अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने इस बीमा नीति पर आपत्ति जताई है। तो इस जो ये बीमा करवाने के लिए बोले हैं कि 50 करोड़ रुपए ऐसे जो है ये वकीलों का बीमा होना चाहिए, ना ये जो है एडवोकेट्स का बीमा होना चाहिए, तो उस पर जो है आपत्ति जताई है। जो एक बड़े जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इसके बार एसोसिएशन के, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने जो है ये आपत्ति जताई है कि विकास सिंह हैं। तो विकास सिंह SCBA के नए अध्यक्ष हैं, और इन्होंने इस बीमा नीति पर आपत्ति, उनका कहना है कि प्रीमियम और कवर राशि में असंतुलन है। तो इन्होंने बताया है कि प्रीमियम जो है और जो कवर अमाउंट है उसमें डिफरेंसेस हैं। तो कपिल सिब्बल की जगह जो है ये नए अध्यक्ष है विकास सिंह। उसके बाद कपिल सिब्बल ने इस मामले में किसी के हितों के टकराव से इनकार किया है, और कहा है कि यह राशि व्यक्तिगत रूप से किसी सदस्य को नहीं दी गई है। तो व्यक्तिगत रूप से किसी सदस्य को नहीं दी गई है, ये केवल जो है बीमा के लिए, हमारे जो है मेडिकल इंश्योरेंस या कह सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इस राशि का प्रयोग किया जाएगा, जो कि बार एसोसिएशन के वहाँ पे मेंबर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो वकील हैं। तो
या एडवोकेट है। सिब्बल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले 95% वकील अच्छे पैसे नहीं कमाते हैं और उन्हें अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में मुश्किल होती है। ये उन्होंने दलील दी है, कपिल सिब्बल ने ऐसा बताया है। सिब्बल ने उद्योगपतियों से पैसे जुटाने के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और उनसे 5 करोड़ रुपए से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक की दान राशि प्राप्त की। तो इसमें यहाँ पे बात आ रही कि व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया है उन्होंने। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई जो हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं अभी हाल ही में। इस पहल की सराहना की है और कहा है कि यह वकील समुदाय की भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करेगा। तो यहाँ पर B.R. गवई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने तो साफ तौर से बोल दिया है कि ये ठीक है। और चूँकि कपिल सिब्बल ने भी ये माना है कि व्यक्तिगत रूप से ये हमारी संपत्ति नहीं है, ये केवल बीमा के लिए है, इंश्योरेंस के लिए है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वकील हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, उन सब के लिए। और ये एडवोकेट जो हैं, उनका जो है उनकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, कुछ बहुत गरीब है, तो इसलिए जो है इसको हमने ये इन्होंने जो है ये संपर्क किया और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है और इंडस्ट्रियलिस्ट से 50 करोड़ की राशि को मांगा। ठीक है, मामला अभी यहीं तक नहीं है, आगे भी जाएगा और इस पर टिप्पणियाँ भी होंगी और क्या निर्णय आता है इस पर, इसको भी देखा जाएगा। हालांकि गवई जी हैं, जो नई चीफ जस्टिस है, उन्होंने इसकी सराहना की है। नेक्स्ट आते हैं, भारत की GDP 2025 में 4.19 US डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, जिससे वह चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये IMF की रिपोर्ट जो है, IMF की रिपोर्ट में ये लिखा है कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा इंडिया। लेकिन इसका मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 130 रैंक है उसकी, उसमें इंडिया की उस सूचकांक पर है, मानव विकास सूचकांक। अब ये जो है HDI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। 3 चीज़ों को लेकर के इसमें जारी किया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा। ठीक है, पहला क्या है, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा। इंग्लिश में कहेंगे तो शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो उस पर ये जारी किया जाता है। अब आते हैं न्यूज़ पर कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है, $2800 हो गई है। ये याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय $2800 है। ठीक है, जो वैश्विक स्तर पर 140वें स्थान पर है और ब्रिक्स देशों में सबसे कम है। देखिए, $2800 की प्रति व्यक्ति आय है इंडिया में, लेकिन ये फिर भी जो है ब्रिक्स देश है, अन्य ब्रिक्स देश है, उनसे कम है। भारत के शीर्ष 1% के पास 40% से अधिक संपत्ति है और शीर्ष 5% को हटाने पर प्रति व्यक्ति आय $1130 रह जाती है। यानी जो भारत में जो पूंजीपति वर्ग है और जो नीचे जो गरीब जनता है, उनके बीच में एक बड़ी खाई होती जा रही है। एक तरह से उनमें डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और इससे जो जब प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है तो टोटल मीन कैलकुलेट होती है। यहाँ पर तो ये है कि 1% देखिए, शीर्ष जो 1% लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बड़े कारोबारी हैं, धनाढ़ लोग हैं, पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, उनके पास 40% संपत्ति है। और वहीं दूसरी ओर जो गरीब लोग हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है उसका कोई ब्यौरा नहीं है, बल्कि ये भी कहना है उनका तो जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति भी नहीं की जा पा रही है। ऐसी भी गरीबी और बेरोजगारी हमारे देश में अभी भी मौजूद है। तो अगर पर कैपिटा इनकम को अलग कर दिया जाए, अगर पूंजीपति वर्ग की या इंडस्ट्रियलिस्ट की या जिनका जीवन जो है बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है, और तो प्रति व्यक्ति आय जो है $1130 हो जाती है
और $2800 से $1130 हो जाती है। सोचिए कितने डॉलर का डिफरेंसेस है, ठीक है। तो भारत का SDI स्कोर 2023 में 0.648 है, जो ब्रिक्स देशों में चीन, ब्राज़ील, रशिया से पीछे है। तो चीन, ब्राज़ील, रशिया से पीछे है, ठीक है। उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका से ही केवल आगे है। तो भारत में महिला श्रमिकों की भागीदारी भी बहुत कम है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए भी अगर हम बात करें तो महिलाओं की भी भागीदारी कम है। हाँ, मिडिल स्केल स्टेटस जो है, फैमिली कोई अगर मिडिल स्केल है और तो उसमें जो है मिडिल इनकम की है, तो उस टाइप तो वहाँ पर जो है कुछ बच्चे जो अभी नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो कंपनीज में जा रहे हैं और उनको जो है अलग अलग जगह पे हम लोग देख सकते हैं कि वो नौकरी कर रहे हैं। जब भी हम लोग किसी सार्वजनिक जो उपक्रम है भारत सरकार का, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, प्राइवेट कंपनीज, MNCs हो गई, वहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है महिलाओं का योगदान। तो वहाँ पर तो महिला सशक्तिकरण थोड़ा दिखता है। लेकिन जो ज़मीनी तौर पर है, जो भारत का जो है ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती है, वहाँ पर जो है अभी भी महिलाओं का जो शिक्षा का स्तर है और जो जीवन का स्तर है और हेल्थ का स्तर है, कहा जाए जो शायद बैलेंस डाइट मिलने की संभावना है, कुपोषण है और बच्चों में भी कुपोषण है, ऐसा देखा जाता है। जो भी भारत के गांव हैं, जो कि दूर दराज गांव भी है, कस्बे से दूर में है, उनमें भी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और युवाओं के लिए औपचारिक क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो जो फॉर्मल क्षेत्र है उसमें भी रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। फिर है भारत के विकास में असमानता है। शहरी क्षेत्रों में समृद्धि बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में संकट जारी है। MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पा रहा है। अब ये भी एक बड़ी बात है कि सूक्ष्म जो उद्योग हैं, या कह सकते हैं जो जो एक तरह से स्टार्टअप जिसको हम बोलते हैं, कि ऐसे स्टार्टअप्स के लिए, या फिर मान लीजिए कोई SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता संगठन है, या फिर नया ग्रुप है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लेडीज़ हैं या फिर कुछ जो है कुछ लेडीज़ और कुछ या फिर कुछ पुरुष मिलकर के कोई काम करना चाहते हैं जो एक कुटीर उद्योग के लेवल का काम हो, हस्तशिल्प से संबंधित हो, हथकरघा से संबंधित हो। तो सबसे ज़्यादा जो इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो जो है हस्तशिल्प और हथकरघा में ही है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और वहाँ पर भी जो है जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं जो गांव में रह रहे हैं, उनके पास संसाधनों की भी कमी है। उनके साथ संसाधन की कमी होने के साथ साथ वो बैंकिंग क्षेत्र में से उनका जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन के माध्यम से उनको जोड़ा गया है, लेकिन फिर भी जो है वो SHG के माध्यम से या MSME से लोन जो उनको मिलना चाहिए, उसकी भी जो है प्रक्रिया अभी जटिल है, उतनी सरल नहीं है। तो इनका जीवन यापन भी बहुत ही कठिनाई से होता है। तो इसीलिए जो है इसमें जो है MSME का पर्याप्त समर्थन भी नहीं मिल रहा है। और भारत को GDP के आंकड़ों के बजाय यह देखना चाहिए कि GDP नागरिकों के लिए किस प्रकार के लाभ प्रदान कर रही है, और इसके लिए शिक्षा, श्रम कानूनों और रोजगार सृजन में सुधार की आवश्यकता है। ये आर्टिकल जो है, इसका सोर्स जो मैं बता देता हूँ, इसका सोर्स जो है इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन एक्सप्रेस है, माफ कीजिए, इंडियन एक्सप्रेस है। इंडियन एक्सप्रेस पेपर में ये आर्टिकल निकला है, उसी को मैंने आपको बताया है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, भारत में शहरी विकास और अर्बन चैलेंज फंड की आवश्यकता है। तो भारत सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड जो है के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों में विकास को चुनौतियों का समाधान करना है। तो शहरी क्षेत्र में विकास की चुनौतियों का समाधान करना है। देखिए, यहाँ पे एक बात आप याद सोचिए कि गरीबी जनसंख्या जो है, जो गरीब लोग हैं या फिर जो गांव में निवास करने वाले लोग हैं,
वो देखा जाता है कि गांव में मान लीजिए कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसान हैं, कुछ समय उनका ऐसा होता है, कुछ टेन्योर उनका ऐसा होता है जिस समय उनको रोज़गार नहीं मिलता है। तो रोज़गार ना मिलने के कारण या गाँव में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने के कारण वो उनको जो है गाँव में ही रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए जो है मनरेगा स्टार्ट की गई थी। ठीक है? उसके बाद उसको एक्ट में बनाया गया। नरेगा को फिर बाद में महात्मा गांधी जी का नाम भी उससे जोड़ दिया गया। उसके उसके तहत क्या था कि जो बचे हुए टेन्योर था उसके लिए जो जैसे खेती का काम को छोड़ करके रोड बन रही है या कहीं पे कोई और जो है किसी पुल का काम हो रहा है, कहीं कोई मरम्मत का काम हो रहा है, तो ये छोटे मोटे काम जो है वो गांव ग्रामीण वासियों को मिलते रहते थे, तो उनका जो है जीविकोपार्जन चलता रहता था। परंतु क्या हुआ, धीरे 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 मनरेगा को के अलावा जो है ये देखा गया उसके बावजूद भी कि मनरेगा का सही तरह से जानकारी जो है वहाँ की जो जनता है, ग्रामीण जनता, उसको इतनी नहीं होती है। तो उस कारण से भी ये देखा गया है कि अभी भी लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। शहरों की तरफ पलायन करने पे क्या होता है, चूँकि यहाँ पे उनका आवास नहीं होता है, तो वो आते हैं और झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। तो झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं तो उसके आस-पास जो भी पानी है, जैसे वो भी पेयजल उनको स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पाता है। शिक्षा की सुविधाएँ उनको नहीं मिल पाती है क्योंकि यहाँ पर उनका जो है एक तरह से कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। तीसरा जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। तो जब ऐसा होता है और गंदगी भी ज़्यादा फैल जाती है फिर उस क्षेत्र में, क्योंकि पॉल्यूटेड एरिया होगा, तो ज़्यादातर जो क्षेत्र जो होता है, जो झुग्गी-झोपड़ी बनाई जाती है, तो वो भी ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पे स्वच्छता का स्तर बहुत निचला हो। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल जो शहर की जो लेवल ऑफ लिविंग है, तो उसमें भी परिवर्तन होते हैं और उससे क्या होता है कि जो शहर का जो स्तर है वो गिरता है। तो इसीलिए जो है शहरी क्षेत्र में जो है आर्थिक विकास जो है होना चाहिए और उसको जो है कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि वो किसी भी प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरी क्षेत्र में पलायन करते हैं उसको रोका जाए। तो कहीं न कहीं पे हमको ग्रामीण क्षेत्र में भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करना है और आने वाले समय में ये कहा गया है कि 2030 तक लगभग 40% जनसंख्या, ऐसा जो है एक न्यूज़ में आया है, सोर्स जो है आप न्यूज़पेपर देखते हैं उसमें आपको मिल जाएगा कि 40% जनसंख्या जो है हमारे देश की वो 2030 तक शहरी जनसंख्या हो जाएगी। सोचिए, तो 60% जनसंख्या ही केवल गाँव में बचेगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में हमको अभी भी हमारे लिए ये बहुत बड़ा विषय है कि हम भारत के देश के उन गाँवों में जो गाँव जो है पिछड़े हुए गाँव हैं, तो उनमें जा कर के उनमें हमारा ये दायित्व बनता है कि हमारी सरकार के द्वारा भी जो है योजनाएं जो है चलाई जानी चाहिए और चलाई जा रही हैं, लेकिन उनका जो है इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है गाँव में। तो पेयजल की समस्या और कृषि की समस्या, सिंचाई की समस्या बनी हुई है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के समस्या है, कुपोषण है, वो उनका जो मालन्यूट्रिशन है, बैलेंस डाइट नहीं उनको मिलती है। उसके बाद जो है एनीमिया की शिकार हो जाते हैं लोग वहाँ पर, छोटे बच्चे और माताएं बहनें। तो खून की कमी हो जाती है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी जब तक उनको शिक्षित नहीं किया जाएगा उनका जीवन स्तर नहीं बढ़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। योजनाएं हैं और उन योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। तो फंड के तहत 25% वित्त पोषण बैंक प्रयोग परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। शेष 50% राशि बॉन्ड्स और बैंक लोन और सार्वजनिक निजी साझेदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से जुटाई जाएगी। भारत के शहरों में 2036 तक 600 मिलियन लोग रहने का अनुमान है। अभी देखिए 2036 तक जो है 600 मिलियन लोग रहने का अनुमान है। यही मैं आप लोग को बता रहा था कि अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई उसमें 40% कहा गया है। ठीक है, तो 600 मिलियन लोग जो है रहने लगेंगे। भारत के अगले 15 वर्षों में शहरी बुनियादी ढांचे में
$840 बिलियन यानी 70 लाख करोड़ का निवेश करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो है शहरी शहरों को बढ़ाने के लिए, उनका जो है डेवलपमेंट करने के लिए जो टोटल $840 बिलियन या 70 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान में शहरी निकायों की क्षमता सीमित है। तो शहर की भी क्षमता सीमित है। ठीक है। छोटे और मझोले शहरों के विकास के लिए शहरीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये शहर उत्पादन और रहने की लागत में लाभ प्रदान करते हैं, ग्रामीण विकास में भी योगदान करते हैं। भारत के 7,000 से अधिक छोटे शहरों को बुनियादी सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, के लिए तत्काल निवेश की आवश्यकता है। इमीडिएट वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, ताकि बड़े शहरों पर पलायन का दबाव कम किया जा सके। तो बात वहीं पर आ जाती है कि छोटे शहरों से बड़े शहरों पर पलायन हो या ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ पलायन हो। ठीक है। तो शहरी नीति में सुधार, शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण और छोटे शहरों की उन्नत अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए उसमें निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि समावेशी और संतुलित शहरी विकास सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है। तो ये आर्टिकल भी, इसका जो आर्टिकल है ये हमें इंडियन एक्सप्रेस के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। तो वो आर्टिकल को पढ़ने के बाद में उसमें से जो जिस्ट है, जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है। फिर आते हैं भारत में 2024-25 वित्तीय वर्ष में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कितना हो जाएगा, इसकी बात करेंगे। तो ये है 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने आकर्षित 2024-25 में इसका जो है ये FDI जोड़ा है। इस तरह इस रिकॉर्ड जो है FDI मिली है भारत को। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 81.04 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड है, और जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 14% अधिक है। सेवाओं के क्षेत्र में, सेवाएं क्षेत्र में FDI का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ये बड़ा हिस्सा जो है यहाँ पे ये 59% होना चाहिए। ठीक है। कुल प्रवाह आकर्षित किए गए और इस क्षेत्र में 40.77% की वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र एक, हम लोग जानते हैं कि 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, कृषि के साथ क्या आता है, मत्स्य और वानिकी। उसके साथ साथ में एक चीज़ और आती है, वो होती है माइनिंग, यानी कि जो खाने हैं। तो ये जो तो खान को या फिर जो माइनिंग को आप किसी भी तरह से सेकंड या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से मत जोड़िएगा। खान भी प्राथमिक क्षेत्र में आती है। फिर द्वितीय क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं, औद्योगिक इकाइयाँ आती हैं, उद्योग व्यवसाय आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं, जैसे बैंकिंग सेवा है या रेलवे की सेवा है, या फिर मान लीजिए इंश्योरेंस सेक्टर है। और इसके अलावा जो सेवाएं टूरिज़्म है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म है, या फिर टेलीकॉम सेक्टर में है। टेलीकॉम सेक्टर इन द सेंस कि दूरसंचार में, ये सभी सेवाएं हैं। और इन सेवाओं का जो अगर हम देखें जो आज के परिप्रेक्ष्य में आंकड़ा, तो सेवा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा जो GDP का परसेंटेज जो है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो GDP की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा जो है सेवाओं से होती है। और सेवा से ही उसका हिस्सा जो है GDP का, वो सबसे ज़्यादा जो है सेवाएं क्षेत्र में है। तो 59 to 60% जो सेवा क्षेत्र में आता है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग में, फिर आता है कृषि में। कृषि में ये क्षेत्र जो है ये 15% के आसपास है, 15-17% के आसपास है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1950 में, जब गणतंत्र हुआ था, उसके बाद जो है कृषि क्षेत्र में ये 56% या 70% या 56% या 60% कृषि क्षेत्र रहा करता था। हमारा देश कृषि प्रधान रहा करता था। लेकिन अभी क्या है कि कृषि प्रधान होने के साथ साथ कृषि में भी उन्नति हुई है, और कृषि में उन्नति होने के साथ साथ सेवा क्षेत्र में जो है हमको बेहतर मौके मिले हैं। तो FDI को लेकर बात करें तो कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के लिए कुल FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 16% और वाणिज्य कॉमर्स के लिए 8% प्राप्त किया गया है। अब निर्माण क्षेत्र कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग, तो यानी कि सेकेंडरी। इस क्षेत्र में FDI का एक हब बन रहा है। 2024-25 में ये 18% की वृद्धि हुई है, और 19.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है।
महाराष्ट्र ने कुल एफडीआई सबसे ज़्यादा 39% हिस्सा प्राप्त है। तो याद रखिएगा, जो एफडीआई में अगर पूछा जाए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो किसका सबसे ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, कर्नाटक 13% के साथ दूसरे नंबर पर है, और उसके बाद दिल्ली जो है वो 12% के साथ तीसरे नंबर पर है। तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर है सिंगापुर, एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत देश बनकर 30% का हिस्सा है। तो एफडीआई का सिंगापुर सबसे आगे है। इससे पहले यूएई हुआ करता था, तो अभी एफडीआई के लिए सिंगापुर का नाम सबसे ऊपर है। मॉरिशस 17% के साथ जो है ये सेकंड पोजीशन पे है, और यूएसए जो है वो 11% के साथ इसमें एफडीआई का स्रोत हासिल है। तो फर्स्ट पे सिंगापुर है कंट्री में, सेकंड पे जो है वो मॉरिशस है, नहीं हाँ, और उसके बाद में मॉरिशस के बाद में जो तीसरा है वो यूएसए है, वो थर्ड पोजीशन पे है। पिछले 11 वर्षों में 14 से लेकर 25 में 748.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत ने इतने डॉलर का एफडीआई आकर्षित किया है। और उसके साथ साथ जो है एक एफडीआई आकर्षित किया है पिछले 11 वर्षों में 2003 से 14 के मुकाबले 143% की वृद्धि को दर्शाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ज़्यादातर न्यूज़ जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, डीडी न्यूज़, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी, और उसके साथ साथ में कुछ अन्य समाचार पत्र भी शामिल होते हैं, जिनसे हम अपनी न्यूज़ें डेली की लेते हैं, और जिनके आर्टिकल्स जो होते हैं उससे कोई संबंधित भी हम आपको प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो भी खास आर्टिकल्स होते हैं तो इनका जो है इनको प्रॉपरली आपके लिए तैयार करना वो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और द हिंदू न्यूज़पेपर से ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारत विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। देखिए, अब जापान को पीछे छोड़ दिया, यानी कि अब चौथी हो गई। पहले जर्मनी को पीछे छोड़ा था, तब 5वीं थी, और ये हमारे देश का गौरव है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं। लेकिन थोड़ा सा एक वही कमी है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी शिक्षा स्तर से, स्वास्थ्य स्तर और रोजगार के स्तर में हमारे देश में बड़ी समस्या है। अभी असंगठित क्षेत्र को लेकर के भी समस्या है, जो इन्फॉर्मल सेक्टर है उसको लेकर के भी बहुत समस्या है। हालांकि ईपीएफओ के जरिए या फिर अन्य स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनको प्रदान करने के लिए भी तरह तरह की योजनाएं बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए निकाली जाती हैं, और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के साथ जो आधार सीडिंग खाता होता है जो ग्रामीण लोगों में है या फिर शहरी में है, तो उससे उनको जो है सरकार के रूप में जो भी मदद दी जाती है उसको मिलती है। तो उसका ही प्रयोग करके, और थोड़ा जो है अगर मज़दूर हैं तो फिर या फिर ठेलियाँ लगाते हैं, कहीं पर किसी फल को बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, या फिर कोई और अन्य काम करते हैं, तो ये सभी असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो असंगठित क्षेत्र एक तरह से इसका रोजगार जो होता है ये एक तरह से अस्थायी होता है। अस्थायी कहने का मतलब है आज कोई और काम कर रहे हैं, कल कोई और काम कर रहे हैं। तो हमको असंगठित क्षेत्र पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। तो भारत ने 4.186 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। समाज में सबसे कमजोर वर्गों का विकास मुख्य धारा में शामिल करने की प्रक्रिया का परिणाम है। तो सबसे कमजोर वर्ग जो है अभी भी थोड़ा सा बाकी है, बट किया गया है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आई है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2014 में 142 से बढ़कर 2020 में 63 हो गई है। ठीक है, और 142 की रैंक अब 63 हो गई है। डिजिटल इंडिया मुहिम ने इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को गांव और शहरों तक पहुंचाया है, जिससे डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिला है, इनोवेशन को बढ़ावा मिला है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा मिला है। डिजिटल भुगतान जैसे हम लोग जानते ही हैं यूपीआई के माध्यम से किया जाता है, या फिर अन्य माध्यम से भी कर सकते हैं।
फिर भारतमाला, सागरमाला और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजनाएं हैं। और इन परियोजनाओं के तहत 80,000 किलोमीटर की से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ है। 2023-24 में भारत का कुल निर्यात 824.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो आईटी सेवाओं में सबसे ज़्यादा आईटी में, याद रखिएगा, आईटी गुड्स को लेकर के सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट होता है। रत्न और आभूषण और आईटी, ठीक है, तो आईटी में सबसे ज़्यादा हो गया है, फिर रत्न और आभूषण हो गया है, फिर कपड़ा, फिर इंजीनियरिंग। तो फार्मा क्षेत्र में, रत्न और आभूषण क्षेत्र में, फिर कपड़ा में, इंजीनियरिंग उत्पादों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए इस योजना को शुरुआत की गई थी। और यह योजना 28 अगस्त 2014 में ये स्टार्ट की गई थी। और इसमें क्या था कि ये जितने भी नागरिक हैं, जो भी ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं या जिनकी जो है आय कम है, तो उन सबको जो है जीरो बैलेंस अकाउंट ये खुलवाना था, ताकि जो है वित्तीय समावेशन हो सके और बैंकों के साथ सभी लोग जुड़ सकें। तो जनधन योजना के तहत जो है 53.13 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। उज्ज्वला योजना ने 11 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। तो ये जो इम्पोर्टेंट उपलब्धियां हैं, ये सरकार की उपलब्धियां हैं, जिन उपलब्धियों के कारण भारत जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। ठीक है, तो इस न्यूज़ सेशन में, आज के न्यूज़ सेशन में हमने आपको जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताई हैं, उसको लेकर के अगर कोई भी बात आप जानना चाहें, आपको अभी हिंदी में ये बताता हूँ, आपको अगर चाहिए कि सर इंग्लिश में बताएं और इंग्लिश में लिखा हो, तो वो भी आप कमेंट में दीजिए। कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करेंगे तो हमको पता लगेगा कि हमारी कमियां कहाँ हैं और हम कहाँ काम करना है। उसके साथ साथ हमें प्रोत्साहन मिलता है आप लोगों से कि जब आप कोई कमेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ चलो कमेंट किया, इसका मतलब है कि हमें उस पर काम करना है। ठीक है, कुछ लोगों के कमेंट आए हैं। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा तो जानकारी आपको मिल जाएगी। चैनल सब्सक्रिप्शन के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ, जब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो निश्चित बात है, मैं इतना ज़रूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका प्रीलिम्स तो निकलेगा ही निकलेगा। जो कि पीसीएस का प्रीलिम्स तो निकलेगा ही निकलेगा। आईएएस का भी प्रीलिम्स, अगर आप अच्छी तरह से मेहनत करते हैं और फॉलो करते हैं हमारी गाइडलाइंस को, तो निश्चित बात है वो भी निकलेगा। फिर उसके बाद हम मेंस पे बात करेंगे। और भी अन्य एग्ज़ाम है, एसएससी है या फिर अन्य एग्ज़ाम है जिसमें जीएस आती है, तो उसमें भी हम बेहतर प्रदर्शन जरूर करेंगे। और उसके साथ साथ जो है आपका जो सिलेक्शन है वो हमारा मोटो है, उद्देश्य हमारा यही है कि जितना ज़्यादा आउटपुट होगा, आउटपुट इन द सेंस आपका जो सिलेक्शन अगर अधिक होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो हम समझेंगे कि हमारे द्वारा दी गई जो आपको सामग्री है या जो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो सभी जो है सही हो रही है और उसके द्वारा जो है हम सही राह पे चल रहे हैं। दूसरा है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, और उसके साथ साथ अन्य लोग जो हैं उनको भी जो आपके मित्र हैं, अन्य लोग हैं, उनको शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि ऑरा स्टडी एकेडमी के नाम से हमारा ऐप है, ऑरा स्टडी के नाम से भी हमारा ऐप है। 2 ऐप हैं। लोगो आपको यही वाला, इस लोगो के जैसा 2 ऐप दिख जाएंगे, उन दोनों को डाउनलोड कर लीजिए। जो भी इम्प्लीमेंट होती है चीज़ें वो उसमें मिल जाएगी। पहला तो नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, दूसरा आपको डेली एडिटोरियल वहाँ से मिल जाएंगे, तीसरा जो आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज़ हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप पेड वर्जन यूज़ करते हैं, उसका ज़्यादा फीस नहीं है, तो आपको उसका बेहतर जो है परिणाम देखने को मिलेगा, अधिक स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, लाइव क्लासेस भी हम लेते हैं, और लाइव क्लासेस जो है यूट्यूब पर नहीं है, बल्कि हमारा कोर्स है। कोर्स को में आप शामिल हो जाइए, आपको जो है उससे संबंधित जितनी भी सामग्री होगी वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो और आपको शुभकामनाएं आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।